नमस्कार। आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही शानदार सफर पर निकलने वाले हैं। भारत का अपना इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट। जरा सोचिए, आजादी के ठीक बाद एक बिल्कुल नए और आजाद देश ने अपनी डगमगाती अर्थव्यवस्था को खड़ा करने के लिए आखिर क्या रास्ता चुना होगा। बिना किसी राजनीतिक बहस के आज हम सिर्फ ऐतिहासिक तथ्यों के जरिए समझेंगे कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे क्या सोच थी और इसने देश को कैसे बदला। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज का हमारा रोड मैप क्या है। हम इस सफर को 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, नियोजन या प्लानिंग का उदय। दूसरा, शुरुआती कदम और चुनौतियां। तीसरा, राजनीतिक उथल-पुथल का दौर। चौथा, उदारीकरण और एक नई दिशा। और आखिर में आधुनिक भारत का निर्माण। तो पहला अध्याय है नियोजन का उदय, यानी भारत की आर्थिक रणनीति की शुरुआत। देखिए, 1940s और 50s के दशक में ना पूरी दुनिया में प्लानिंग का आइडिया बहुत पॉपुलर हो रहा था। और दिलचस्प बात यह है कि भारत को इसकी प्रेरणा दुनिया और अपने ही देश दोनों जगह से मिली। दुनिया में पहली बार 1928 में जोसेफ स्टालिन ने सोवियत संघ में पंचवर्षीय योजना लागू की थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में आज़ादी से पहले ही 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह ने नियोजित अर्थव्यवस्था के लिए एक प्लान तैयार कर लिया था, जिसे इतिहास में मशहूर बॉम्बे प्लान कहा जाता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये पंचवर्षीय योजना या 5 ईयर प्लान होता क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो ये सरकार का तैयार किया हुआ एक ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए अगले 5 सालों की कमाई और खर्चे का पूरा हिसाब किताब या ब्लूप्रिंट होता है। आप इसे देश के फिनेंस को सही दिशा दिखाने वाला एक कंपास मान सकते हैं। लेकिन इस पूरी रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए ना हमें बजट का गणित समझना होगा। दरअसल केंद्र और राज्यों के बजट के 2 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला है गैर योजना बजट या नॉन प्लान बजट। ये वो पैसा है जो रोजमर्रा के सरकारी कामकाज पर खर्च होता है। और दूसरा सबसे अहम है योजना बजट या प्लान बजट। ये वो पैसा है जिसे अगले 5 सालों के लिए तय की गई खास प्राथमिकताओं पर खर्च किया जाता है। सच कहूं तो यही वो बजट था जो असल में देश के विकास का असली इंजन बना। अब आते हैं हमारे दूसरे अध्याय पर, शुरुआती कदम और चुनौतियां। 1951 से 1969 तक का ये वो दौर था जब हमारा नया देश अपने पैरों पर खड़ा होना सीख रहा था और भविष्य की मजबूत नींव रखी जा रही थी। इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 1951 में आई पहली योजना, ये हैरड डोमो मॉडल पर आधारित थी और इसका पूरा फोकस खेती, बांधों और सिंचाई पर था। फिर 1956 में दूसरी योजना आई, जहां पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में दिशा बिल्कुल बदल गई और तेज औद्योगिकीकरण या इंडस्ट्रियलाइजेशन पर भारी जोर दिया गया। 1961 की तीसरी योजना में फिर से खेती और खासकर गेहूं के उत्पादन पर ध्यान वापस लाया गया। लेकिन 1966 आते आते अचानक सब रुक गया और एक योजना अवकाश यानी प्लान हॉलिडे शुरू हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन उन भारी चुनौतियों पर जाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही शानदार सक्सेस स्टोरी बताना चाहूँगा। क्या आप जानते हैं कि 1956 के अंत तक, यानी पहली ही योजना के खत्म होते होते, देश में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब IITs बन चुके थे। इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन के लिहाज से सोचिए, ये कितनी बड़ी और दूरदर्शी शुरुआत थी। अब इन शुरुआती आंकड़ों को देखिए। पहली योजना ने अपने 2.1% के लक्ष्य से कहीं बेहतर 3.6% की ग्रोथ हासिल की। बहुत बढ़िया। दूसरी योजना भी लगभग अपने लक्ष्य के करीब ही रही, लेकिन तीसरी योजना के नतीजे थोड़े चिंताजनक थे। टारगेट था 5.6% का, लेकिन असली ग्रोथ गिरकर सिर्फ 2.4% रह गई। ये एक बड़ी गिरावट थी। इसके पीछे बहुत गंभीर कारण थे। दरअसल इसी दौरान भारत को चीन भारत युद्ध और फिर भारत पाक युद्ध का सामना करना पड़ा। इन युद्धों ने हमारी अर्थव्यवस्था को इतना गहरा झटका दिया कि सरकार को मजबूरन नियमित योजनाओं को रोकना पड़ा और 1966 से 3 सालों के लिए योजना अवकाश का ऐलान करना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे अध्याय की ओर, राजनीतिक उथल-पुथल का दौर 1969 से 1980। ये वो पेचीदा समय था जहां एक तरफ तो गरीबी हटाने के बड़े-बड़े लक्ष्य थे और दूसरी तरफ देश भारी राजनीतिक बदलावों से गुजर रहा था। 1969 में शुरू होती है चौथी योजना। इसका मेन गोल था स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता।
इसके बाद 1974 में 5वीं योजना आई, जिसने रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन का कड़ा लक्ष्य सामने रखा। लेकिन 1978 आते आते देश की राजनीति पूरी तरह बदल गई। केंद्र में एक नई सरकार आई और उन्होंने चल रही 5वीं योजना को बीच में ही रोक दिया और उसकी जगह एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट लेकर आए, जिसे रोलिंग प्लान कहा गया। भले ही इस दौर में राजनीतिक उथल-पुथल थी, लेकिन अर्थव्यवस्था के स्तर पर कुछ बहुत बड़े फैसले भी लिए जा रहे थे। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भारत के 14 प्रमुख बैंकों का एक साथ राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन कर दिया गया। और हाँ, खेती को बढ़ावा देने वाली हमारी मशहूर हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन ने भी इसी दौर में जोर पकड़ा था। अभी हमने रोलिंग प्लान का जिक्र किया था। अब ये क्या है? दरअसल 1978 से 1980 के बीच लागू किया गया ये मॉडल पुराने वाले 5 साल के फिक्स टारगेट से बिल्कुल अलग था। इसमें होता ये था कि योजना की सफलता का हर साल मूल्यांकन किया जाता था और उसी परफॉर्मेंस के आधार पर अगले साल के लिए नए टारगेट तय किए जाते थे। उस वक्त की लगातार बदलती राजनीति से निपटने का ये एक काफी अनोखा प्रयोग था। अब जरा यहाँ इस दिलचस्प विरोधाभास पर ध्यान दीजिए। जहां चौथी योजना अपने 5.6% के टारगेट से काफी पीछे सिर्फ 3.6% पर रह गई थी, वहीं 5वीं योजना के रिजल्ट चौंकाने वाले रहे। सोचिए, इतनी राजनीतिक अस्थिरता और एक साल पहले ही खत्म कर दिए जाने के बावजूद इस योजना ने 4.4% के टारगेट के मुकाबले 4.8% की ग्रोथ हासिल की। ये इस बात का बहुत साफ इशारा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था अंदर ही अंदर बहुत मजबूत और लचीली होती जा रही थी। और अब हम पहुंचते हैं अपने चौथे अध्याय पर, उदारीकरण और नई दिशा, 1980 से 1997। ये कालखंड हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक नए सवेरे, एक बिल्कुल नए आर्थिक जागरण का साफ प्रतीक है। 1980 की छठी योजना ने काफी सारे प्राइस कंट्रोल्स को हटाकर आर्थिक उदारीकरण की एक तरह से शुरुआत कर दी थी। फिर 1985 की 7वीं योजना ने टेक्नोलॉजी और प्रोडक्टिविटी पर भारी जोर दिया। सब कुछ एक अच्छी रफ्तार पकड़ रहा था, लेकिन फिर 1990 में एक ऐसा गंभीर संकट आ खड़ा हुआ कि 8वीं योजना को टालना ही पड़ गया और 2 सालों तक केवल वार्षिक योजनाएं चलानी पड़ी। इस थोड़े से ठहराव के बाद आखिरकार 1992 में 8वीं योजना के साथ ऐतिहासिक आधुनिकीकरण शुरू हो सका। तो 1990 में ऐसा क्या हुआ था कि पूरी अर्थव्यवस्था की रफ्तार ही रुक गई? दरअसल उस वक्त भारत को विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अत्यंत गंभीर संकट का सामना करना पड़ा। देश भारी आर्थिक और राजनैतिक भंवर में फंस चुका था। लेकिन कहते हैं ना, कभी-कभी बड़ा संकट भी एक बड़े बदलाव का कारण बन जाता है। इस संकट ने अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए ऐतिहासिक LPG रिफॉर्म्स यानी लिबरलाइजेशन उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण का रास्ता खोल दिया। और ये शानदार तरीके से दर्शाता है कि इन ऐतिहासिक नीतियों का जमीन पर कैसा व्यापक असर पड़ा। छठी और 7वीं योजनाओं ने तो अपने लक्ष्यों को पार किया ही था, लेकिन उदारीकरण के बाद आई 8वीं योजना के आंकड़े सच में अविश्वसनीय थे। 5.6% की लक्षित वृद्धि के मुकाबले वास्तविक विकास दर छलांग लगाकर सीधे 6.8% पर पहुंच गई। वैश्वीकरण के साथ हमारी अर्थव्यवस्था ने जो उड़ान भरी, वो वाकई कमाल की थी। अब हम आ गए हैं अपने 5वें और आखिरी अध्याय पर, आधुनिक भारत का निर्माण। 1997 से 2017 का ये वो दौर है जहां फोकस सिर्फ इंडस्ट्री लगाने से हटकर मानव विकास और समावेशी विकास पर आ गया था। उदारीकरण के बाद अब लक्ष्य पूरी तरह बदल रहे थे। 1997 की 9वीं योजना का मकसद था क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारना और गरीबी मिटाना। 2002 की 10वीं योजना ने तो हर साल 8% GDP ग्रोथ का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य रख दिया। फिर 2007 में आई 11वीं योजना, जिसका मेन फोकस समावेशी विकास यानी सबको साथ लेकर चलने पर था। और आखिर में 2012 की 12वीं योजना, जिसने सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नारा दिया। अब नीतियां क्षेत्रीय असमानता, जेंडर इक्वालिटी, हायर एजुकेशन और पर्यावरण जैसे बड़े मुद्दों को टारगेट कर रही थी। मानव विकास के इन बड़े लक्ष्यों का एक बहुत ही बेहतरीन और जमीनी उदाहरण हमें 2009 में देखने को मिला। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही ऐतिहासिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया।
इसने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को पूरी तरह मुफ्त और अनिवार्य कर दिया। भारत के भविष्य यानी हमारे मानव संसाधन को मजबूत करने के लिए ये एक बहुत बड़ा और ठोस कदम था। अब इस आखिरी दौर के विकास के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। 9वीं, 10वीं और 11वीं योजनाओं ने बहुत ऊंचे विकास लक्ष्य रखे थे, जैसे 11वीं योजना का 9% का भारी भरकम टारगेट। अब भले ही ये इतने बड़े लक्ष्य पूरी तरह से 100% हासिल नहीं हो पाए, लेकिन जरा वास्तविक वृद्धि पर गौर कीजिए। 6.8%, 7.6% और 8%। ये ग्रोथ अविश्वसनीय रूप से स्थिर और मजबूत थी। शुरुआती दशकों की तुलना में ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, और इसी परिपक्व अर्थव्यवस्था ने आज के उस मजबूत आधुनिक ढांचे की नींव रखी जिसे हम सब आज महसूस करते हैं। और फिर स्वतंत्र भारत की इतिहास का एक सबसे बड़ा संस्थागत बदलाव हुआ। 1951 से लेकर 2017 तक लगातार निश्चित 5 वर्षीय योजनाएं बनाने वाले योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। वर्ष 2015 में इसकी जगह ली एक नए थिंक टैंक ने, जिसे हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं। अब प्लानिंग का तरीका पूरी तरह बदल चुका है। नीति आयोग 5 साल के बजाय 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा, 7 वर्षीय रणनीति और 15 वर्षीय लॉन्ग टर्म विजन डॉक्यूमेंट्स पर काम करता है। और इसी के साथ भारत में 5 वर्षीय योजनाओं के उस लंबे, संघर्षपूर्ण और ऐतिहासिक युग का आखिरकार अंत हो गया। इस पूरे लंबी और रोमांचक यात्रा को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हम सबके सामने आता है। आज़ादी के तुरंत बाद एक नए राष्ट्र के शुरुआती संघर्षों से लेकर उदारीकरण की ऊंचाइयों तक, और अब योजना आयोग के अंत से नीति आयोग की शुरुआत तक का ये सफर। तो क्या नीति आयोग का ये नया आधुनिक ढांचा भारतीय अर्थव्यवस्था को उसके सर्वोच्च और अंतिम लक्ष्य तक ले जाने में सफल होगा? क्या लगता है आपको? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को हम यहीं समाप्त करते हैं। ऐतिहासिक तथ्यों के इस शानदार सफर में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।